हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ निशांत और आप देख रहे हैं न्यू टेक अपडेट्स। खैर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और मैं इस चैनल पे कुछ टेक अपडेट्स आपको देता रहता हूं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स जो सामने आते हैं, खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सैटेलाइट की फील्ड में या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में या टेलीकॉम इंडस्ट्री में या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इस तरीके की फील्ड में कोई भी नई न्यूज़ जो मेरे क्रॉस आती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो आज मैं कोई टेक न्यूज़ नहीं देने जा रहा हूं। आज पिछले 3-4 दिनों से एक नई जो एजुकेशनल पॉलिसी, जिसको NEP नाम दिया जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो भारत में आई है करीब 34-35 साल बाद। ठीक है, काफ़ी समय लगा इस एजुकेशनल पॉलिसी को आने में और मैं कुछ की पॉइंट्स लेकर के बैठा हूँ। हालांकि सबके अपने 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 परसेप्शंस होते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग में अगर देखा जाए, या क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और टीचर्स के पर्सपेक्टिव में ये एजुकेशनल पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो अगर मैं सिर्फ एडवांटेजेस की बात करूं तो कुछ एडवांटेजेस जो मुझे नज़र आए वो मैं आपके साथ रखूंगा। पहला एडवांटेज जो है, कहूँ तो जो इनिशियल 5+3+3+4 जो रखा गया है, तो जो 5 इयर्स की जो स्क्रीनिंग पॉलिसी जो इन्होंने रखी है कि इनिशियल एजुकेशन पे जो बल देने की बात की गई है, जिसमें कॉपी किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को दिखाने की बात की गई कि बच्चों को इनिशियली चीज़ों को दिखाएंगे, उनको इस तरीके के माहौल में डाला जाएगा कि उनकी जो किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ी ज़्यादा एलैबोरेटिव लगे। और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड में वो जो चीज़ है, जो वो स्ट्रक्चर इनका तैयार किया हुआ है, वो मुझे लगता है बहुत ही एडवांटेजियस होगा और ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेस्ड नेशंस जो हैं, खासकर अगर मैं कनाडा की बात करूं, रशिया की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, तो वहाँ पे इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद इस स्ट्रक्चर को, इस पैनल को जो है ये ड्राफ्ट बनाने में मदद मिली होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। और दूसरी जो एडवांटेजेस सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, वो जैसा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो कही जा रही है कि 6 से 8 साल का जो ग्रुप रहेगा आफ्टर प्री स्कूल, जो बात है, जो मिड लेवल स्कूलिंग की तरफ जब बच्चा जा रहा है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की जो बात कही जा रही है कि स्कूल्स में ही वोकेशनल ट्रेनिंग की बातें आएंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगी। ठीक है, कुछ हफ्ते ऐसे रहेंगे जिसमें बच्चा सिर्फ जाएगा और सीखेगा कि क्या कारपेंट्री हो रही है, कहाँ ड्रिलिंग हो रही है, किस तरीके से पेंटिंग हो रही है, या फिर म्यूज़िक की बात है, या फिर किसी भी इस तरीके की जो वोकेशनल कोर्सेज़ की बात है। नेशंस हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन पर्टिकुलर प्रोफेशंस को उतनी ही इज्जत पहले मिला करती थी, बिकॉज इट वॉज देयर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन को एक रिस्पेक्ट बहुत पहले से मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता था कि यार सिर्फ आप डॉक्टर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में एक अलग है, और अगर आप कोई कारपेंटर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। एवरीबडी में भी उनके पे वेजेस में डिफरेंसेस होते थे, बट प्रोफेशन इज़ अ प्रोफेशन, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो ट्रीटमेंट पर्पज़ है, वो क्या हम लोग अपनी सोसाइटी में ले आ पाएंगे इंडिया में, ये एक क्लॉज रहेगा डिबेटेबल, जिस पे देखते हैं हम किस तरफ से चीज़ों को समझने की परसेप्शंस ले आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बहुत पहले से ही प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसको बहुत पहले ही इन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि इस तरीके की भी चीज़ें आपके पास हैं। अगर आपका मन इनमें लगता है, अगर आपको लगता है, तो आप इनको भी एक ड्राफ्ट दिमाग में रखते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो एक प्लेन पेपर की तरह है, उस पे जो चीज़ें आप इनिशियल्स डालते जाते हैं वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग का। अच्छा, एक पॉइंट और जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो बातें की जा रही हैं, हालांकि मैं एक टेक्निकल टीचर हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि इन्होंने जो बातें रखी हैं टीचर्स ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये टेक्निकल टीचिंग ट्रेनिंग को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, किस तरीके से आगे ले जाने की बात करेंगे, क्या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम इनका वहाँ पे भी है, या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, दैट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। और वो एक क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो एक एड ऑन पॉलिसी में हो सकता है,
लेकिन जो इनिशियल जो मुझे देख कर के समझ में आई चीज़ें, उसमें मुझे लगता है टीचर ट्रेनिंग के बारे में जितना सीरियस हो रही हैं, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख कर के कि हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, जिसमें मुझे लगता है कि हमें एक ट्रेन्ड टीचर अगर मिलता है, तो वो क्लासरूम को और जो बच्चों के साथ जो उनका इंटरेक्शन होगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम हर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा होशियार नहीं बना सकते, लेकिन हम हर बच्चे की उस पैंतरे को अगर पकड़ लें, वो एक ट्रेन्ड टीचर, एक घुला-मिला हुआ टीचर अगर बच्चों से इंटरैक्ट करेगा, मैं आपको 1-2 किस्से कभी और सुनाऊँगा, लेकिन बड़ी अच्छी-सी चीज़ होती है कि अगर हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि इस बच्चे में क्वालिटी है बॉस, इस चीज़ को अगर मैं एनहांस करूँगा, तो ये बच्चा अपने आप बढ़ जाएगा। वो जो चीज़ है, वो एक ट्रेन्ड टीचर बहुत अच्छे से कर सकता है। तो कभी-कभी आप क्या इम्पार्ट कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इम्पार्ट कर रहे हैं। उसके लिए ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं और ये भी देखना होता है कि अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पे किस तरीके से सेम चीज़ें कैसे इम्पार्ट की जा रही हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो चौथी चीज़ मेरे सामने निकल के आई कि जो एकेडमिक क्रेडिट्स की बात हो रही है कि अब किसी भी बच्चे का कोई भी साल खराब नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने ग्रेजुएशन लेवल पे जब जाता है और 1 साल सपोज़ कीजिए वो बीटेक की डिग्री के लिए जाता है और अगर वो 1 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है या किसी भी कारण से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको उस 1 साल का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। तो उसके वो क्रेडिट बैंक में उतने क्रेडिट स्टोर रहेंगे, तो फिर वो जब किसी नए कोर्स में एडमिशन लेगा, तो वो क्रेडिट उसके फाइनल डिग्री में ऐड ऑन हो जाएँगे, जो कि एक अच्छी पॉलिसी है। इससे क्या होगा, एक तो उसका वो 1 साल का सर्टिफ़िकेट रहेगा, जो कि उसको नो गैप के लिए लगाने में आसानी होगी। तो न्यू एडमिशन्स जब वो कहीं और लेगा, वहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा। प्लस वो जो क्रेडिट्स उसने 1 साल में कमाए हैं, चाहे वो 2 पॉइंट्स ही क्यों ना हो, उसकी वजह से उसके फाइनल ग्रेडिंग सिस्टम में भी आसानी होगी। शायद उसको कुछ अच्छे ग्रेड्स मिल जाएँ, ठीक है? तो ये एक अच्छी सोची-समझी हुई, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छी थॉरो रिसर्च के बाद ये कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को और इसमें इस ड्राफ्ट में रखा गया है। जैसे-जैसे मैं और समझूँगा, मैं आपके सामने और भी कुछ पॉइंट्स ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्रिटिकल या डिसएडवांटेजेस पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा, जो कि मुझे लगता है कि टेबल पे आने चाहिए और उस पे एक थॉरो डिस्कशन होना चाहिए। पहली चीज़ जो कि एक अच्छा पॉइंट भी है, पर वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल मुझे लगता है, कि रीजनल लैंग्वेज में प्री स्कूल की पढ़ाई होगी। अब अगर रीजनल लैंग्वेज में प्री स्कूल्स की जो पढ़ाई होती है, अगर मैं बात करूँ तो जैसे यूपी में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में रीजनल लैंग्वेज अगर हम कहें तो हिंदी है। हिंदी में पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें वेल एंड गुड, और मैं रीजनल लैंग्वेज का ही खुद मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या बहुत सारे करोड़ों लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप इसके एक डिसएडवांटेजेस फैक्टर को भी लेके चलें, कि वही रीजनल लैंग्वेज जब वो बच्चा प्री स्कूल ख़त्म करता है और किसी कारणवश उसको तुरंत ही किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल करके वहाँ पे पढ़ाई रिज़्यूम करनी होती है। देखिए, ये 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख में एक केस हो सकता है, लेकिन वो एक केस भी, वो एक बच्चा भी शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा-सा सफ़र कर सकता है। इस बात को आप समझें। बात की गहराई ये है कि कोई बच्चा पंजाबी में पढ़ाई किया है और सडनली वो महाराष्ट्र में चला जाता है, तो उसको मराठी नहीं आती है। और जो कॉमन लैंग्वेज स्ट्रक्चर था, जिसको हम कहते हैं कि शायद अगर, और ये भी नहीं है इस ड्राफ्ट में कहीं पे भी ये भी मेंशन नहीं है दैट इंग्लिश इज़ नॉट द मीडियम जिसमें पढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि रीजनल लैंग्वेज पे फ़ोकस ज़्यादा किया गया है, तो मेरा ये मानना है कि शायद हम ये कह रहे हैं कि पहले 5 साल तक बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। इस वजह से ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जो एड्रेसेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, तो बच्चा जब किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल करेगा, कर्नाटक का बच्चा महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र का बच्चा यूपी आएगा, यूपी का बच्चा अगर पंजाब जाएगा, पंजाब का बच्चा अगर गुजरात जाएगा, तो रीजनल लैंग्वेजेस चेंज होंगी। उसमें कॉमन मोड ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल अगर नहीं रहेगी, जिसको उसने शुरुआत से भांपा नहीं है, तो वो थोड़ा-सा कम्युनिकेट करने में परेशान होगा बच्चा। तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एड्रेसेबल चीज़ है, जिसको लगता है कि ड्राफ्ट में शायद जब इलैबोरेटेड ड्राफ्ट हमारे सामने दोबारा रखा जाएगा, किस पॉइंट को कैसे वो प्रोसेस में ले आएँगे, तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक पॉइंट है जो डिबेटेबल है। दूसरा जो पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की जो बात रखी गई है,
आप इस बात को समझें कि हम इसको प्रोसेस में कैसे लेंगे। अभी भी हमारे पास बहुत सारे वोकेशनल और आईटीआई ट्रेनिंग स्कूल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन इंडिया में जिस तरीके का माइंड स्ट्रक्चर है लोगों का, आप किसी भी पेरेंट से जाके पूछेंगे तो कोई भी अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं इसको बड़ा होकर के कारपेंटर बनाऊँगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम अपनी एक पुरानी सोच के साथ जुड़े हुए हैं। आज की डेट में भी सीए, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, वो एक अलग लेवल पे हैं। मैं मानता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में इनका की रोल बहुत ऊपर होता है। मैं आज की डेट में आपको हज़ारों ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकता हूँ, जहाँ पे कोई भी गार्जियन ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा टीचर बने। ठीक है? क्यों? क्योंकि पे स्केल बहुत कम होता है। तो क्या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है या टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो रही है, इसका कोई फंडामेंटल प्रोसीजर तैयार किया है? अगर किया है तो हो सकता है कि वो आने वाले ड्राफ्ट्स में या जब इलैबोरेशंस होंगी इनकी, तब इनके बारे में हमें डिटेल जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पॉइंट ऑफ असेसमेंट है, मुझे जो नज़र आता है कि हम इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। हम वोकेशनल ट्रेनिंग को लोगों के दिमाग में कैसे डालेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल होगा, किस तरीके से आपका बच्चा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग ये ले रहा है और अगर उसका मन लग रहा है, तो ये उसके लिए वाक़ई एक हेल्दी एंड वेल्दी फ्यूचर है। ये उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबल फ्यूचर होगा। ये एक बहुत ही बड़ी गाइडलाइन है, इसको लेकर के बहुत अच्छे खासे थॉरो सोच बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इसमें आगे बढ़ पाएँगे। दूसरी जो चीज़ मुझे क्रिटिकल लगी इसके साथ-साथ, वो ये लगी कि हम ट्रेनिंग के ऊपर, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर ड्राफ्ट की बात किए हैं। हमने प्री स्कूल्स का डिज़ाइन किया, हमने कहा हमारे पास ट्रेन्ड टीचर होने चाहिए, हमने एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव की बात की। लेकिन कहीं पे भी मुझे ये नज़र नहीं आया कि हम यूनिफ़ॉर्म पे स्केल किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। आप इस बात को समझें, आज की डेट में एक गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट टीचर के बीच में ज़मीन आसमान का पे स्केल का डिफ़रेंस है, और उसके साथ-साथ उसकी सहूलियतों में भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। आज की डेट में अगर कोई सरकारी टीचर है और अगर वो अ, 8 घंटे की जॉब पर डे कर रहा है और वो सरकारी छुट्टियाँ भी अवेल कर रहा है, सीएल्स भी अवेल कर रहा है, एमएल्स भी अवेल कर रहा है, ईएल्स भी अवेल कर रहा है, ठीक है? और ये हर लेवल की बात मैं करूँगा, ये प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, then secondary school, then senior secondary school, then graduate school, then post grad school, then doctorate level। वो चाहे टेक्निकल टीचर हो, नॉन टेक्निकल टीचर हो, ये हर लेवल पे डिफरेंसेस अवेलेबल हैं। तो हम किस तरीके से इस पैरामीटर को जज करेंगे और किस तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके नेशन के लिए क्रिएटिव होता है एक टीचर, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्राफ्ट इस तरीके से आएगा कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर समझे, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहा हो। वेदर वो प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हो, प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हो, प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहा हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो, किसी कोचिंग में काम कर रहा हो, उसके दिमाग में जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आ जाएगी, तो मुझे जो फ़ील होता है, वो अपने आप ही ऐसे आउटपुट्स ले आएगा जिसकी वजह से जो बच्चे भी उसके साथ अटैच होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस रिजल्ट्स देंगे। तो इस पे अभी तक इस पूरे ड्राफ्ट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है, ठीक है? कि हम पे स्केल को यूनिफ़ॉर्मिटी लेवल पे कैसे ले आएँगे? कैसे हम ये कहेंगे कि एक पीएचडी टीचर एक डॉक्टरेट जो लगा लेता है अपने आगे, अगर वो कहता है कि मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ, तो उसका 7th पे स्केल के बेसिस पे जो आज की डेट में दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए तक की आमदनी वो कमा रहा है। वहीं पे एक और पीएचडी लेवल का टीचर जो कि पीएचडी कर चुका है, अगर किसी दूसरी एक्स-वाई-ज़ेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट कॉलेज में है, तो वहाँ पे उसकी वो सैलरी 60,000 या 70,000 पे जस्टिफाइड हो रही है। ये डिफरेंस 30-40 हज़ार और प्लस उसके साथ वो कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है उसके पास, ना तो उसके पास एडिशनल मेडिकल लीव्स हैं, ना उसके पास एडिशनल कैजुअल लीव्स हैं, ना वो कोई ऐसी चीज़ कह सकता है कि यार मेरे यहाँ मेरे कज़न बेटे का जो है फंक्शन है, उसकी शादी है, मेरा जो भतीजा है उसकी शादी है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, 2 दिन की लीव लेना चाहता हूँ, नहीं ले सकता। अगर वो लीव लेता है तो हो सकता है उसको एलडब्ल्यूपी लगा दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो लीव विदाउट पे के साथ उसको शो कॉज़ नोटिस इश्यू हो जाए, या ये भी हो सकता है कि उसको निकाल दिया जाए। ऐसे बहुत सारे हो सकता है के साथ आज की डेट में सिर्फ़
टीचर्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, वो इसी में अपने आप को खुश रखना भी सीख रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें एजुकेशनल रिफॉर्म्स पॉलिसी में आ जाएँगी, बट मुझे लगता है कि इस पे भी कुछ होना चाहिए था। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब इसके इलैबोरेटेड वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हों तो उसमें ये चीज़ें नज़र आएँ। तो ये एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे और लगा कि जैसा 4 साल का अगर कोई कोर्स बच्चा ऑप्ट कर रहा है और उसके साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, और सपोज़ वो 4 साल में पहले साल ड्रॉप आउट हो जा रहा है या दूसरे साल वो ड्रॉप आउट हो जा रहा है, तो जैसे इसमें कहा गया है कि पहले साल में सर्टिफिकेशन, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में बैचलर डिग्री, चौथे साल में बैचलर डिग्री विद रिसर्च। तो आप इस बात को समझें, सपोज़ वो बच्चा आगे चल के कोई ऐसा सरकारी फॉर्म भरना चाहता है जिसमें कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। नाउ डिप्लोमा इज़ नॉट अ ग्रेजुएशन, और इज़ इट अ ग्रेजुएशन? एक तो ये डिबेटेबल क्लॉज़ होगा। दूसरा, अगर डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ़ ग्रेजुएशन है, तो अब 2 हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल है। एक बैचलर विद रिसर्च। तो क्या जो बैचलर है वो फॉर्म भर सकता है, या बैचलर विद रिसर्च है वो फॉर्म भर सकता है? ये एक डिबेटेबल क्लॉज़ होगा, और ये पॉइंट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा ऑन द टेबल असेस होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर दोनों को सेम लेवल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो उसमें हम जो 4 साल का कोर्स कर रहा है, उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि हम 4 साल वाले को वो अपॉर्च्युनिटी देंगे, लेकिन 3 साल वाले को नहीं देंगे, तो फिर ये कहना कि उन दोनों की बैचलर्स डिग्री है, ये इनजस्टिस हो जाता है। रीज़न क्या है कि देखिए, आज की डेट में भी अगर एक फॉर्म निकलता है, कोई भी सरकारी फॉर्म निकलता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में एक छोटे से चपरासी की भी नौकरी निकलती है, तो उसमें अगर 400 पोस्ट हैं तो उसके लिए 4.5 लाख फॉर्म आते हैं। 4.5 लाख फॉर्म आते हैं, और उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं शायद पीएचडी होल्डर्स के हों, शायद उसमें एमटेक होल्डर्स हों, कुछ तो हो सकता हो कि पोस्ट डॉक किए हुए उसमें फॉर्म्स मिल जाएँगे। तो हमारे देश में जो ये चीज़ें हैं, ये इसी वजह से हैं बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग इनफ जॉब्स इन आवर हैंड। तो इस पे क्या होना है आगे, वो एक अलग बात है, वो एक असेसिंग पॉइंट है, उसको किस तरीके से डील करना है वो हम सबको देखना होगा। इट्स नॉट दैट इट्स ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सबके साथ होना है। तो इस चीज़ को लेकर के क्या आगे प्रोसेस होना है, ये एक अलग बात है। लेकिन इस बात को समझें कि वो 3 साल और 4 साल का जो 2 ईयर्स की जो 2 बच्चे हैं, वो कौन-सा फॉर्म भरेंगे, कौन-सा फॉर्म नहीं भरेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्लॉज़ बनेगा, ठीक है? पता चले कि वो एक आईएएस के लिए फॉर्म भरना चाहता है, या वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म भरना चाहता है, उसने फॉर्म भरा, उससे कहा जा रहा है, नहीं भैया ये तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 साल वाले के लिए था, ये 3 साल वाले के लिए नहीं था। तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपको समझनी होगी कि इसको आपको थॉरो असेस करना होगा। ये कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि इस पे कुछ एड्रेसमेंट होना चाहिए। एक पॉइंट और है, सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पॉलिसीज़ का। उसमें मैंने देखा कि 4-5 कमिटियाँ गठित की गई हैं। तो जो मुझे लगता है कि शायद एक कमिटी दूसरी कमिटी के साथ अगर एड्रेस नहीं करेगी, वो एग्री नहीं करेगी, तो पता चलेगा कि पेपर घूमता रहेगा सेम दफ्तर में। कोई भी एक तरीका जिसके थ्रू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट जल्दी हों, रादर देन वो कागज़ पे सिग्नेचर ढूँढ रही हों, कि साहब उस मंत्रालय से सिग्नेचर आ जाए, उस वाले दफ्तर से सिग्नेचर आ जाए, उस वाले दफ्तर से, तब वो लागू हो। ये मुझे लगता है ये भी एक असेस का पॉइंट है, जिस पे बात होनी चाहिए आगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इस पूरे ड्राफ्ट में स्पोर्ट्स को लेकर के भी कोई ख़ास बात नहीं की गई है कि किस तरीके से वो स्पोर्ट्स को एज़ अ सब्जेक्ट ट्रीट कराना चाहते हैं, या वो उसे प्री स्कूल या मिड लेवल स्कूल में कहाँ पे उसको जगह देते हैं, किस तरीके से उसका ड्राफ्ट तैयार होगा। ख़ैर वो एक आने वाले टाइम में, जैसा मैंने कहा कि ये अभी इनिशियल 57 पेज का ड्राफ्ट रखा गया जिसमें पॉइंट्स रखे गए हैं। इसका इलैबोरेटेड उसके प्रोसेस को, उसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर के किस तरीके से हमारे सामने चीज़ें आती हैं, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एनईपी को लेकर के। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें एड्रेसेबल लगी हों, आपको चीज़ें ठीक लगी हों, तो आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सावधान रहें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।